वो फाउंटेन में जागता है, ठीक मैजिक एकेडमी के सामने। अभी तो ये समझ भी नहीं पाया कि वो यहाँ कैसे पहुंचा, तभी कुछ बुली लड़कों का ग्रुप उसका ध्यान खींच लेता है। वो सब हंसते हुए कहते हैं, अरे वाह क्या बढ़िया पंचिंग बैग है। वो उनसे पूछने की कोशिश करता है, तुम लोग कौन हो? बस ये सुनते ही उनका लीडर चिढ़ जाता है। वो लड़का लियोन के बाल पकड़कर उसे फाउंटेन के और अंदर की तरफ घसीटने लगता है। तभी लियोन को सब समझ आ जाता है। वो अपनी वाटर मैजिक यूज करता है और एक झटके में सारे बुलीज को उड़ा देता है। मेन बुली तो हैरान रह जाता है, ये कायर अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। जब लियोन फाउंटेन से बाहर निकलता है तो बस उसकी मौजूदगी से ही सबके होश उड़ जाते हैं। डर के मारे वो सब भाग खड़े होते हैं। अरे वरना होता भी क्या, आखिर इतिहास के सबसे ताकतवर आर्चमेज किसी स्टूडेंट के शरीर में आ गए हैं। लियोन क्लाइन, अपने ज़माने का हीरो, वो शख्स जिसने डेमन किंग बेल्फार को हराया और पूरे राज्य में अमन चैन ला दिया था। उस दिन की बहादुरी के लिए पूरा साम्राज्य उसे सेलिब्रेट करता था। अब वक्त आ गया था कि वो प्रिंसेस सैराह जैसी खूबसूरत महिला से शादी करे और एक संतुष्ट जिंदगी जी। लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान थे। राजा ने उसे एक आखिरी मिशन सौंपा, बस आखिरी वाला, जिसके बाद वो असली हीरो वाली जिंदगी से रिटायर हो जाएगा। खबर थी कि एक गुफा में अभी भी डेमन किंग की आखिरी बची खुची सेना के कुछ मॉन्स्टर छिपे हुए हैं। राजा चाहता था कि लियोन उस गुफा में जाए, जांच पड़ताल करे और अच्छी खबर लेकर वापस आए, क्योंकि अब तक जो भी उस गुफा में गया था वो हार कर टूट कर लौटा था। अब सबकी नजरें डीमन किंग स्लेयर पर टिकी थीं। वो तो जीत ही लाएगा ना। लियोन को पता था कि उसे करना क्या है। अपने प्यारे लोगों को खतरे में देख वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बच्चों के लिए, खासकर उन अनाथ बच्चों के लिए जो उसे अपना रोल मॉडल मानते थे, उसे ये आखिरी खतरा भी खत्म करना ही था। तो हमारा हीरो बिना किसी शक के तैयार हो गया और उसे गाइड करने की जिम्मेदारी मिली प्रिंस शार्क को। एक प्रिंस जिसका नाम सुनकर भी कुछ गड़बड़ लगती थी। अंततः वो दिन आ गया। प्रिंस शार्क ने लियोन को उस भ्रष्ट गुफा के अंदर तक ले जाया। जैसे ही वो काफी अंदर पहुंच गए, प्रिंस शार्क ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। पीठ में एक घातक वार, तलवार झड़ से लिपटी हुई थी। लियोन के लिए अब मौत तय थी। तो बात यह थी कि प्रिंस शार्क हमेशा से लियोन को अपनी सत्ता और ताकत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था, और ऊपर से उसे यह भी लगता था कि लियोन उसकी लड़की क्वीन सारा को भी छीनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे हीरो ने तो कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था। न लड़कियों के पीछे पड़ा था, न सत्ता की भूख थी। बस दिल से लोगों से प्यार था, खासकर उन अनाथ बच्चों से जो उसे अपना हीरो और रोल मॉडल मानते थे। पर इस गंदे कीड़े ने, इसने पहले ही उन मासूम बच्चों को मार डाला था। सारे बच्चे, एक भी जिंदा नहीं छोड़ा, ताकि लियोन की कोई वसीयत, कोई इच्छा पूरी ना हो सके। ये कमीना इतना नीच था कि इसे शैतान भी कहना शैतान का अपमान होगा। आखिरकार उसने जहर से तड़पते लियोन को गुफा के सबसे गहरे तल में लात मारकर धक्का दे दिया। सोचा था अब धीरे धीरे मर जाएगा, लेकिन हमारे लड़के ने गिरते गिरते भी हार नहीं मानी। गिरकर वो जमीन के और अंदर एक अंधेरी गहराई में पहुंच गया। जहर से लड़ते लड़ते वो अब भी होश में ही था कि अचानक एक रहस्यमयी स्केलेटन क्रिएचर कहीं से निकल आया, हमला करने को तैयार। लियोन ने बिना सोचे अपनी मैजिक लगाई, एक जबरदस्त फायरबॉल क्रिएचर का नामो निशान मिटा दिया। और तभी उसके सामने अचानक एक सिस्टम इंटरफेस जैसा कुछ पॉपअप हो गया। किल काउंट 1, एक दुश्मन गया, अभी बाकी करीब 10 लाख। तब जाकर वो सीक्रेट क्वेस्ट पूरा होगा जो इस गिरने से ट्रिगर हुआ था। फिर दूसरा क्रिएचर आया, वही हाल, फायरबॉल, बूम, किल काउंट 2। लियोन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो रुका नहीं। बाएं दाएं जो भी मॉन्स्टर आता बस मारता जाता। बस उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से बाहर का रास्ता मिल जाएगा। और इस तरह सालों बीत गए। उसके लिए उस खतरनाक आजमाइश को झेलने की ताकत सिर्फ एक ही चीज दे रही थी, बदले की जलती हुई आग। उस कमीने प्रिंस शार्क के खिलाफ, जिसने उसे धोखा दिया, बच्चों को मार डाला, सब कुछ छीन लिया। जब उसने 1 लाख किल्स पूरे किए तो अचानक उसे डार्क एट्रीब्यूट मैजिक मिल गई। ऐसी ताकत जिसके बारे में हमारे लड़के को पहले कभी पता ही नहीं था। एक अजीब, काला, डरावना लेकिन बेहद ताकतवर जादू। फिर वो उसी मॉन्स्टरों से भरी नर्क जैसी गुफा में 10 पूरे साल तक यही चक्र दोहराता रहा। मारो, मरो, उठो, फिर मारो। आखिरकार 10 लाख किल्स पूरे हुए, क्वेस्ट पूरा। उसके सामने एक जादुई, रहस्यमयी दरवाज़ा खुल गया। लियोन ने 2 बार सोचा भी नहीं, बस चल दिया उसमें।
अब हालात इससे बुरे हो ही नहीं सकते थे ना। और अगले ही पल वो खुद को एक तालाब के ठीक बीच में पाता है। जैसे ही होश आया, समझ आया, वो फिर उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा है। कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि कुछ इंस्टीट्यूट के बुली आधम के उसे आसान निशाना समझकर तंग करने लगे। वे उसे कुराबन कहकर बुला रहे थे। ये नाम हमारे लड़के को बिल्कुल अजनबी लगा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बस सहजता से पूछ लिया, तुम लोग कौन हो? ये कुराबन कौन है? बस लीडर तो गुस्से से पागल हो गया। उसने हीरो के सिर को पकड़ा और जोर से पानी में डुबो दिया। अबे हरामी, अब भी नाटक कर रहा है, सब याद कर ले वरना डुबोकर ही मार दूंगा। तो दूसरी तरफ लियोन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई। वो बस एक पुराना स्पेल फेंका, आर्मर फ्लड, और उन बुलीज को ऐसे उड़ा दिया जैसे कचरे के थैले हों। वो सब हैरान रह गए। अरे ये कायर अचानक इतना चार्ड मूव कैसे मार गया? फिर तो इनकी अक्ल आई और ये सब अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए, वरना और पिटाई होती। अब हमारे लड़का जैसे तैसे सोचने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। एक रहस्यमयी जादुई आवाज़ जो पूरी तरह से दंग थी कि तेरा मैजिक तो अभी दबा हुआ है, फिर भी तूने इन हरामियों को ऐसे उड़ा दिया, कमाल है। वो आवाज़ लियोन को एक अलग जगह पर ले गई और फिर वो आवाज़ एक छोटी सी लड़की में बदल गई। लड़की ने एकदम से उसे जाकर गले लगा लिया। लियोन तो कंफ्यूज, हज़ार सवाल दिमाग में घूम रहे थे। फिर लड़की ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं लूना हूँ, देवी की मैसेंजर। शॉर्ट में कहें तो वो डेड स्पिरिट्स की गाइड थी। असल में लियोन तो उसी दिन मर चुका था जब प्रिंस शार्क ने उसे गुफा की खाई में धक्का दिया था। ये दुनिया, ये बॉडी, सब कुछ बिल्कुल अलग है। वो बॉडी कुराबन नाम के एक लड़के की थी जो इस दुनिया का असली निवासी था। लियोन ने सब कुछ बचाने की कोशिश की, फिर पूछा, ठीक है, लेकिन मुझे इस दुनिया में क्यों लाया गया है? आखिर वजह क्या है? तो अब हमारे लड़के के सारे बड़े बड़े सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अचानक उनके सामने एक विशाल जादुई गेट प्रकट हो जाता है। लूना कहती है, इसके पार ही सच्चाई है, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ निकलते ही एक बंजर सूनी जमीन और ठीक सामने खड़ा है वो पुराना दुश्मन ग्रैंडोरस, वही मॉन्स्टर जो कभी डेमन लॉर्ड बेलफार की सेवा में था। इसे देखते ही लियोन का बदन थोड़ा कांप गया। ये कोई मामूली जानवर नहीं है। पहले वाली दुनिया में इसे हराने में पूरे 3 दिन लगे थे। लेकिन लूना ने मुस्कुराकर कहा, अब डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी नई पावर से ये तो बस पार्क में टहलने जैसा होगा। तभी लियोन को याद आया वो डार्क एट्रीब्यूट मैजिक जो उसने 10 साल गुफा में मेहनत करके 10 लाख किल्स मारकर हासिल की थी। अचानक ग्रैंडोरस ने बिना रुके हमला कर दिया, पूरी ताकत से। पर हमारे लड़के ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अंदर की काली ताकत को जगा लिया। काला काला घुमावदार डार्क मैजिक चमका। पहले तो मॉन्स्टर का मैजिक बैरियर टूटकर बिखर गया। फिर लियोन ने बस एक इशारे से घातक काले पंजे बना लिए। एक झटके में वो पंजे मॉन्स्टर की गर्दन में धंस गए। बस एक ही टेक्निक और वो ताकतवर ग्रैंडोरस का खात्मा हो गया। लूना तो खुशी से नाचने लगी। हमारे लड़के ने उस विशाल ग्रैंडोरस को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। वो छोटी सी लड़की उछल कूद कर रही है जैसे कोई बच्चा जीत का जश्न मना रहा हो। लियोन खुद भी हैरान है, मैंने ये कैसे किया? अंदर ही अंदर वो सोच रहा है। इतनी ताकत मेरे अंदर छिपी थी। अब तो उत्सुकता और भी बढ़ गई। वो लूना की तरफ मुड़ता है, आंखों में आग, और सख्त आवाज़ में कहता है, बस अब और इंतज़ार नहीं, सब कुछ बता दो जल्दी। कुछ पल बीतते हैं। लूना मुस्कुराती हुई सब कुछ समझाती है। असल बात यह है कि डेमन किंग बेलफॉर इस नई दुनिया में भी आने वाला है। वो गेट जो पहले खुला था, वो सब डेमन किंग की ताकत की वजह से बना। अगर उस गेट को रोका नहीं गया तो ये दुनिया मॉन्स्टरों से भर जाएगी और तबाही मच जाएगी। इसलिए देवी ने ख़ास तौर पर तुम्हें चुना है इस दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए। तुम्हारा काम है खतरे को रोकना। लियोन और गहराई से सोचने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लहराते हुए झंडे पर पड़ती है। उस पर एक जाना पहचाना निशान बना है। बस 1 सेकंड में सब याद आ गया। ये वही निशान है उसी कमीने प्रिंस शार्क का, जिसने उसे धोखा दिया, झड़ दिया, बच्चों को मारा और गुफा में धक्का देकर मारने की कोशिश की। अगर ये निशान यहाँ है तो मतलब शार्क भी इस दुनिया में आ चुका है। लियोन की मुट्ठियाँ अनकंट्रोलेबली रूप से कांपने लगती हैं। बदले की वो जलती हुई आग फिर से भड़क उठी है।
लूना ने भी ये नोटिस किया, लेकिन वो और कुछ कह नहीं पाई। अचानक वो डरते हुए बोली, कोई आ रहा है, और बस हवा में गायब हो गई। कुछ ही सेकंड बाद एक लड़की वहां पहुंच गई, एक स्टूडेंट जो साफ सुथरी, शालीन और बेहद पॉलिश दिख रही थी। वो सीधे लियोन से बात करने आई थी। उसने कहा, मुझे लगा यहाँ एक गेट खुला था, क्या तुमने कुछ देखा? लियोन कुछ बोलने से पहले ही लूना की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी, कुछ मत बता, सब कुछ छिपा के रख, बेवकूफ़ बन के जवाब दे। लियोन ने वैसा ही किया, कुछ नहीं, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, शायद तुम्हारा गलत फहमी हो गई होगी। लड़की थोड़ी कंफ्यूज हुई, लेकिन फिर बोली, ओह, तो शायद फॉल्स अलार्म ही था। फिर उसकी नज़र लियोन पर टिकी। अरे, तुम वही लड़के हो ना जो पहले उन बुलीज़ के साथ, मतलब उन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया था। वो सच्चे दिल से माफ़ी मांगने लगी। उनके लिए मुझे बहुत अफसोस है। लियोन ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। लड़की सच में बहुत सिविलाइज्ड और ईमानदार लग रही थी। वो थोड़ी देर और बात करने के बाद चली गई, क्योंकि अब उसे लगा कि गेट वाली बात बस भ्रम था। जैसे ही वो गई, लूना फिर से पॉप अप हो गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह क्या लड़की है, इतनी शार्प सेंसेस, गेट की मौजूदगी को इतनी दूर से भांप ली। फिर थोड़ा शरारती अंदाज में बोली, लगता है ये तुम्हारी लव इंटरेस्ट बन सकती है, जैसा हर स्कूल लाइट नॉवेल में होता है ना। लियोन ने बस आंखें घुमाई। फिर रात हो गई। वो अपने डॉर्म रूम की तरफ चला, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, देखा तो पूरा दरवाज़ा गालियों, बद्दुआओं और अपमान भरे शब्दों से भरा हुआ था, और कॉरिडोर में वो ही स्टूडेंट्स खड़े थे, वही लोग जिन्होंने ये सब किया। सब हंस रहे थे, हाइना की तरह चुपके चुपके, डरपोक कायरों की तरह। तो लियोन ने सोचा, ये सब नीच लोग मेरे लायक ही नहीं हैं। वो बिना एक शब्द बोले उन हाइना जैसे कायरों को इग्नोर करके सीधे अपने रूम में घुस गया। अंदर जाते ही लूना फट पड़ी। ये क्या बकवास लिखी है इन लोगों ने, इतनी गंदी गंदी बातें, ये लोग कितने नीच हैं, मैं तो मार डालूं इनको। वो पूरी तरह से भड़की हुई थी। छोटी सी लड़की में इतना गुस्सा। लेकिन हमारे लड़के को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा। वो बस शांत बैठा, बोला, छोड़ो ये सब, इनसे ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, मुझे इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा बताओ। फिर उसने वो क्रेस्ट वाली बात उठाई, वो निशान जो झंडे पर था। ये वही निशान है जो प्रिंस शार्क पहनता था। क्या वो भी इस दुनिया में आ गया है, शायद डीमन किंग के साथ? लूना ने अफसोस से सिर हिलाया, सॉरी, मुझे इस दुनिया की डिटेल्स उतनी नहीं पता। मैं तो बस तुम्हें गाइड करने के लिए इस रियलिटी में झांकती रही हूँ। प्रिंस शार्क का नाम स्वरूप कुछ नहीं पता। तो अब लियोन के पास कोई चारा नहीं था, सब कुछ खुद ही पता करना पड़ेगा। इस नई दुनिया के राज खुद खोलने होंगे। अगले दिन सुबह सूरज चमका, पहला दिन अकादमी का। लियोन ने बाल ठीक किए, यूनिफॉर्म पहनी और बाहर निकल पड़ा, स्टूडेंट्स की भीड़ में चलते हुए अपने डिपार्टमेंट की तरफ। पर क्या माजरा है, हर कोई उसे घूर रहा है, सारी नज़रें उस पर टिकी हुई। तो हाँ भाई, हमारे लड़के की वाइब ऐसी है कि पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। वो जो अंदर से निकलने वाली ऑरा है, वो कमांड करती है और वो हर बिट का हकदार है। कुछ क्लासेस अटेंड करने के बाद लियोन को इस दुनिया की बेसिक बातें समझ आने लगीं। कुछ साल पहले अचानक दुनिया भर में गेट्स नाम के रहस्यमयी स्पेस खुलने लगे। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी उभरे जो मैजिक यूज़ कर सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए इन मैजिक यूजर्स ने इन गेट्स में घुसना शुरू किया। अंदर जाकर वैल्यूएबल आइटम्स, मिनरल्स, रिसोर्सेज फार्म करने लगे। इन लोगों को सीकर्स कहा जाने लगा। जैसे जैसे मैजिक यूजर्स की संख्या बढ़ी और सब सीकर्स बनना चाहने लगे, तो इन टैलेंट्स को ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ी। बस इसी वजह से ये इंपीरियल एकेडमी बनी, एक पवित्र जगह जो उन सब के लिए सेफ हेवन है जो सीकर्स बनने का सपना देखते हैं। और वो लड़की याद है ना, जो गेट की तलाश में हमारे लड़के के पास आई थी? हाँ, वही। वो इस एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। तो इसुमिया मिकोतो नाम की वो लड़की, एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, अभी स्कूल के ग्राउंड पर सबको हैरान कर रही है। उसकी मैजिक इतनी ज़बरदस्त है कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हमारा लड़का क्लास की खिड़की से उसे देख रहा है, अंदर ही अंदर सोच रहा है, ये लड़की सच में कुछ खास है। क्लास ख़त्म होने के बाद वो कॉरिडोर से गुजर रहा था, तभी वहीं कल के गुंडे मिल गए। उनका लीडर, सबसे बदसूरत चेहरा वाला कमीना, आगे बढ़ा, मुंह बिचकाकर बोला, अरे कुर्बाने, आज हमारे लिए कुछ काम कर ले, जल्दी। पर हमारे लड़के ने तो बस एकदम चैट स्टाइल में शांत लेकिन काटते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जैसे नीचों के लिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। बस इतना सुनते ही लीडर का पारा चढ़ गया। कल की पिटाई का गुस्सा अभी भी बाकी था।
वो अब पूरी तरह से भड़क चुका था और जैसे ही किस्मत ने टाइमिंग दी, इसूमिया ठीक उसी वक्त वहां पहुंच गई। उसने देखा कि ये कमीना अपने हाथ में एक घातक मैजिक स्पेल तैयार कर रहा है, एक विशाल पत्थर का गोला जो किसी को भी कुचल सकता था। वो चिल्लाई, रुक जा, ये क्या कर रहा है तू? पर वो चेतावनी बहुत लेट हो चुकी थी। कमीने ने अपना स्पेल छोड़ दिया, एक विशाल पत्थर का गोला सीधे हमारे लड़के की तरफ। लेकिन लियोन अब बैठकर तमाशा नहीं देख रहा था। उसने बस आंखें बंद की और डार्क एट्रीब्यूट मैजिक को जगा लिया। काला काला अंधेरा फैल गया। वो विशाल पत्थर का गोला बस हवा में गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कमीने का मुंह खुला का खुला रह गया। हमारा लड़का वहां भी ऑरा फार्मिंग करना बंद नहीं करता, बस शांत शांत से उस कमीने के पास से गुजर गया जैसे वो कोई हवा का झोंका हो। इसूमिया को भी इग्नोर कर दिया बिना एक नज़र पलटे और चल दिया। पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब गया। क्लासेस ख़त्म होने के बाद कुरोबाने अपने डॉर्म वापस लौटा। दरवाजे पर एक धमकी वाला नोट चिपका हुआ था, उसी कमीने लीडर का, रात को ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ, अकेला, वरना तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लूना ने तुरंत सलाह दी, इस इडियट को इग्नोर कर दे, टाइम वेस्ट है। पर हमारे लड़के ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये मेरे रास्ते में आ रहा है, इसे अभी क्लियर कर दूंगा ताकि आगे कोई और रुकावट ना आए। लूना सुनकर फटाफट भड़क उठी, हाँ अब मजा आएगा, चल इस कमीने को सबक सिखाते हैं। रात हुई। ट्रेनिंग ग्राउंड पर वो सारे गुंडे पहले से खड़े थे। लीडर ने अपने आदमियों को साइड में कर दिया, रुको, ये मेरा एक एक का फेयर ड्यूल है, मैं खुद इसे सबक सिखाऊंगा। हमारे लड़के ने भी शर्त रखी, अगर मैं जीता तो तुम और तुम्हारे जैसे लोग कभी मेरे पास नहीं आएंगे, समझ गए? कमीना अपनी सिग्नेचर एनीमे वाली हंसी हंसा, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हा 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 हा। उसे लगा वही बॉस है, वही नियम बनाएगा। पर लियोन ने बस एक ठंडी नज़र डाली और बोला, बकवास बंद कर, जल्दी चार्ज कर, टाइम वेस्ट मत कर। ये बात सुनकर लीडर का पारा और चढ़ गया और फिर अपनी ही बात भूलकर उसने चिल्लाया, सब लग जाओ, इसे पीट पीट कर चूर कर दो। गुंडे बिना सोचे समझे दौड़े। लीडर पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था, फेयर फाइट? मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। हमारे लड़के को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, 100 भी आई एक साथ, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है? वो बस इतना शांत खड़ा है जैसे सब कुछ उसके बस में हो। गुंडे दौड़ते हुए आए, हमला करने को तैयार, पर लियोन ने बस एक हल्की सी उंगली हिलाई। डार्क एट्रीब्यूट मैजिक टेक्निक, डिनायल मिरर। एक काला चमकदार मिरर सा शील्ड उसके चारों तरफ बन गया। उन सब के हमले, फायरबॉल्स, आइस शार्ड्स, व्हाटएवर भी था, सब वापस उन पर ही टूट पड़े। एक झटके में सारे गुंडे उड़कर जमीन पर गिरे। कोई चीखा, कोई कराहा, सब बेहोश। लीडर का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इस दुनिया में मैजिक सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स में बनती है, विंड, वाटर, फायर, अर्थ। और हमारे लड़के की मैजिक, ये इन चारों से बिल्कुल अलग है। डार्क, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। लीडर अब पूरी तरह से ब्रेकडाउन में चला गया। वो बेकार, कुराबने, कैसे ये इतनी अनहर्ड ऑफ मैजिक यूज़ कर रहा है? और सबसे बड़ी गलती, उसने अभी अभी इसी क्रिटिकल मोमेंट में हमारे लड़के को बेकार कहा था। अब वो समझ चुका था, वो खुद को और गहरे गड्ढे में धकेल चुका है। तो हमारे लड़के का गुस्सा अब चरम पर था। वो उस कमीने को ऐसे छोड़ने वाला नहीं था जब तक वो अपनी गंदी हरकतें न छोड़े। गुंडा अपनी फायर मैजिक से कुछ करने की कोशिश करता है, एक बड़ा फायरबॉल बनाता है, पर लियोन ने बस एक नज़र डाली, डार्क आर्ट्स जगा और एक झटके में कमीने को ठंडा कर दिया। बस बेहोश नहीं किया, उसने माना सक्शन यूज़ करके कमीने का सारा माना चूस लिया। ये पावर सिर्फ डार्क एट्रीब्यूट वाले के पास ही होती है। तभी पूरे इलाके में सायरन बजने लगे, इवैक्यूएट, इवैक्यूएट, गेट अकादमी ग्राउंड्स में खुल गया है, कैटेगरी रेड, हाईएस्ट थ्रेट। हर तरफ अफरा तफरी मच गई, स्टूडेंट्स भागने लगे। डॉर्म बिल्डिंग में तो और भी पैनिक, लोग चीखते धक्का देते बाहर की तरफ। इसूमिया वहाँ खड़ी सबको कंट्रोल कर रही थी, कोई पीछे मत छूटना, जल्दी बाहर निकलो। एक सीनियर आया और बोला, प्रेसिडेंट, हेडमास्टर के ऑर्डर हैं, आप भी अभी निकल जाओ। तो इसूमिया को भी रेड कैटेगरी गेट से लड़ने की मनाही है। अगर कोई स्टूडेंट इसमें घायल या मर गया तो पूरी एकेडमी जिम्मेदार ठहराई जाएगी। पर वो लड़की रुकने वाली नहीं, उसके अपने कारण हैं। कुछ समय पहले जब एक रेड गेट खुला था तो आसपास के इलाके में भारी तबाही मची थी।
लोगों के घर उजड़ गए, बहुत नुकसान हुआ। वो अब दोबारा वो नज़ारा नहीं देखना चाहती। और सबसे बड़ी बात, ये अकादमी बनी ही है उन टैलेंट्स को तैयार करने के लिए जो इन गेट्स से लड़ सकें। तो वो सोचती है, अगर मैं ही नहीं लड़ूंगी तो ये सब किस लिए। इसलिए वो फैसला करती है, खुद गेट में घुसेगी और बॉस को ख़त्म करेगी। इधर गेट से मॉन्स्टर निकलने शुरू हो चुके थे। स्टूडेंट्स डर के मारे चीखते भागते इधर उधर। एक लड़का अपनी अर्थ मैजिक से एक बड़ा पत्थर उठाकर मॉन्स्टर को डराने की कोशिश करता है, पर वो क्रिएचर पत्थर को चबा जाता है और सीधे लड़के पर झपटता है। तभी एकेडमी की गॉडेस आ पहुंचती है, एक झटके में कई मॉन्स्टरों को उड़ा देती है। लड़के की जान बची, वरना उसकी गांव में काट लिया होता। वो लड़के को डांटते हुए कहती है, अभी भागो, बाकी स्टूडेंट्स को लेकर दूर चले जाओ। पर वो जानती है, अगर अभी गेट को रोका नहीं गया तो ये मॉन्स्टर शहर तक पहुंच जाएंगे। फिर तबाही, पैनिक, मौतें, सब कुछ दोबारा। कोई चारा नहीं। वो अकेले गेट के अंदर घुसने को तैयार हो जाती है, गेट बॉस से भिड़ने के लिए। और इधर हमारा लियोन और उसकी लोली दूर से सब देख रहे थे। तो लियोन ने एक पल रुक कर लूना से पूछ लिया, बता, इस गेट को बंद कैसे करते हैं। लूना ने बिना सोचे जवाब दिया, बस इतना ही, गेट के बॉस को मार दो। बॉस गया, गेट बंद, बस इतनी सी बात। लियोन ने कोई बहस नहीं की, सीधे गेट की तरफ बढ़ चला। पर लूना थोड़ी हिचकिचाई। रुको, तुम्हारी डार्क मैजिक तो ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत माना खाती है। अगर ज़्यादा यूज़ की तो तुम्हारा माना ज़ीरो हो जाएगा, खतरा बहुत है। लियोन ने बस एक ठंडी मुस्कान दी। शहर को तबाह होते देखूं? नहीं, मुझे करना है तो करूँगा। लूना ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुराई, थोड़ा गर्व से। तुम सच में अलग हो, चलो चलते हैं। दोनों बिना रुके गेट में घुस गए। इधर गेट के अंदर इसुमिया ने पहले ही कई लो लेवल मॉब्स को ख़त्म कर दिया था, पर अब वो थक चुकी थी, माना लगभग ख़त्म। वो सोच रही थी, रेड कैटेगरी, मैंने गलती कर दी, ये इतना आसान नहीं था। और तभी पीछे से एक विशाल सांप जैसा ड्रैगन प्रकट हुआ, मुंह खोलकर उसे निगलने को तैयार। इसुमिया ने मुड़कर देखा, उसकी आंखों में डर और हार का मिश्रण। ये आखिरी। पर ठीक उसी पल लियोन वहां पहुंच गया। उसने बिना एक शब्द बोले डार्क एट्रीब्यूट को जगा लिया। काला धुआं चारों तरफ फैला। एक झटके में ड्रैगन के शरीर पर घातक काले पंजे बन गए। फिर एक ही बार गर्दन में धंसकर वो विशाल क्रिएचर को चीर दिया। ड्रैगन चीखा, लुढ़का और धराशायी हो गया। गेट में हल्की सी हलचल हुई, जैसे बॉस का अंत हो चुका हो। इसुमिया धुंध में से देख रही थी, उसकी सांसें अभी भी तेज। तो इसुमिया अभी भी हैरान खड़ी थी, उसकी आंखें लियोन पर टिकी हुईं। वो लड़का जो एक सेकंड पहले नहीं था और अगले ही पल उस विशाल ड्रैगन को एक ही वार में ख़त्म कर दिया। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू। लूना खुशी से उछल रही थी। वाह, टाइम पर पहुंच गए। लियोन ने बस हल्के से कहा, खुश हूं कि तुम ठीक हो। पर इसुमिया का दिमाग उसी मैजिक पर अटका था। वो काली अनजान ताकत, वो मैजिक क्या थी? तुम असल में कौन हो? लियोन ने बात टाल दी। सवाल बाद में, पहले गेट बंद करते हैं। तुम इसीलिए आई थी ना? इसुमिया ने झटके में याद किया। हाँ सही है, बॉस को पहले ख़त्म करना ज़रूरी है। पर उसके दिमाग में सवाल घूम रहे थे। ये कुराबने रेन, वो जो मॉक बैटल्स में सबसे नीचे था, ग्रेड्स सबसे ख़राब, अचानक इतना ताकतवर, और वो मैजिक कभी सुनी तक नहीं। फिर भी वो चुप रही। दोनों आगे बढ़े। रास्ते में मॉन्स्टरों का झुंड आ गया। इसुमिया ने तुरंत रिएक्ट किया, हाथ उठाए और बोली, एक्वा प्रिजन। नीला पानी चारों तरफ घूमने लगा। एक बड़ा वॉर्टेक्स बन गया। सारे मॉन्स्टर उसमें फंस गए, पानी की एक बड़ी गोली में तैरते हुए, नीली स्पाइरल में घूमते हुए। लूना भी मानती है कि ये स्टूडेंट प्रेसिडेंट अपनी कैलिबर के हिसाब से इम्प्रेसिवली स्ट्रॉन्ग है, और ये बात हमारे लड़के को भी पसंद आती है। इसुमिया आखिरकार इंपीरियल अकादमी की टॉप वैल्यूएटेड कैंडिडेट बनने लायक ही है। अचानक उनके सामने ज़मीन फटती है। एक टाइटैनिक गोलेम उभरता है। वो ज़ोर से उन्हें कुचलने की कोशिश करता है। हमारा लड़का आसानी से हमला टाल लेता है, फिर डार्क एट्रीब्यूट मैजिक से काउंटर करता है। इस बार ब्लाइंड एज कास्ट करता है, एक शार्प पावरफुल बीम स्ट्राइक। एक ही ब्लास्ट में गोलेम पूरी तरह से उड़कर चूर चूर हो जाता है। इसुमिया हैरान रह जाती है, मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े होकर बिखरते हुए देखती है। वो सोचती है कि ये लड़का सच में किसी लेजेंड की तरह मूव कर रहा है।
बात सिर्फ उसकी यूनिक मैजिक की नहीं है, बल्कि हर स्पेल को कितनी परफेक्ट कास्टिंग स्पीड और इफेक्टिवनेस से यूज़ कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई दशकों से बैटलफील्ड पर घिसा पिटा एक्सपीरियंस्ड मैच है। खैर, दोनों अब बॉस लेयर की तरफ बढ़ते हैं। कुराब ने इसुमिया से कहता है, तैयार हो जाओ। दोनों गेट मास्टर के रूम में कदम रखते हैं। ये रेड लेवल का बॉस एक लावा ड्रैगन है, सिक्कैश डिजाइन वाला, बेहद खतरनाक। इसुमिया कहती है, ये किताबों में दर्ज सबसे पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक है। हमारा लड़का भी चेतावनी देता है, सावधान रहना, ये लंबी रेंज से फायर और टेल अटैक्स के साथ रैम्पेज करेगा। ड्रैगन अब रैम्पेज मोड में आने वाला है। वो अपना मुंह खोलता है, मैजिक से फायर ब्लास्ट चार्ज करता है, फिर अचानक एक हाइपर बीम जैसा लेजर फायर करता है। इसुमिया अचानक अटैक से हैरान रह जाती है। वो मुश्किल से बच पाती है। ड्रैगन का विशाल पैर जमीन पर पटकता है, जगह जगह दरारें पड़ जाती हैं। अगर कुराबने की पहले वाली चेतावनी न होती तो वो कुचली जा चुकी होती। वो तुरंत काउंटर करती है। आइसिकल लांस एक बड़ा चमकदार बर्फ का भाला बनाकर फेंकती है। ये स्पेल फायर एट्रीब्यूट वाले क्रिएचर्स के खिलाफ अल्ट्रा इफेक्टिव माना जाता है। फाइट अभी खत्म नहीं हुई। कुराब ने अब गियर चेंज करता है। वो डेडली क्लॉ स्पेल कास्ट करता है। जमीन से काले काले घातक पंजे उभरते हैं, चारों तरफ से ड्रैगन पर हमला करते हैं, जैसे जमीन ही जीवित हो गई हो। पर लावा ड्रैगन चालाक है। वो अपने विशाल पंख फैलाता है और तेजी से उड़कर भाग जाता है। पंजे हवा में रह जाते हैं। वो बच निकलता है। लूना चिढ़कर बोली, अरे ये कायर, पंख हैं तो भाग रहा है, चीटिंग कर रहा है। पर कुराबने ने शांत होकर कहा, पंख हैं तो उड़ना उसकी वैलिड स्ट्रैटेजी है, शिकायत मत करो। इसुमिया अब पूरी तरह कंफ्यूज है। अब क्या करें? ये तो उड़कर हमले करेगा। हमारी प्लान क्या है? कुराबने ने सीधे कहा, अपनी आइस मैजिक छोड़ दो, कोई दूसरी मैजिक यूज करो, इस क्रिएचर को स्लो डाउन करो जितना हो सके। इसुमिया ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई, ठीक है, मेरे पास आइस के अलावा भी काफ़ी मैजिक है, मैं इसे स्लो कर दूंगी। वो अपने प्लान पर भरोसा करती है। तो इसुमिया ने तुरंत विंड मैजिक को जगा लिया। उसने हरे हरे तूफान जैसी हवा का एक बड़ा सा व्हर्लपूल बनाया और फिर एक ज़बरदस्त एरियल ब्लास्ट छोड़ा। ये अटैक फ्लाइंग टाइप मॉन्स्टर के खिलाफ बेहद इफेक्टिव था। लावा ड्रैगन हवा के उस तेज झोंके को झेल नहीं पाया। वो हवा के दबाव में फंसकर एक जगह पर रुक गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा था। लूना ने तुरंत सिग्नल दिया, अब मौका है, करो। कुराबने ने मौका देखते ही डार्क मैजिक को फिर से जगा लिया। उसके चारों तरफ वाइट बटरफ्लाइज, काले काले रहस्यमयी तितलियां घूमने लगीं। वो अबिस रूलर नाम की एबिलिटी से उन्हें आज़ाद कर देता है। तितलियां हवा में उड़कर लावा ड्रैगन के चारों तरफ घेरा डाल लिया। फिर कुराबने ने उंगलियां चटखाई, ठीक वैसे ही जैसे एनिमे का हीरो एक्स करता है। बस एक स्नैप और वो तितलियां एक साथ डेटोनेशन ट्रैप्स बन गईं, मिनी रिमोट ग्रेनेड्स की तरह। सब एक साथ जल उठीं और चेन रिएक्शन में ब्लास्ट हो गईं। बूम! पूरी तरह से विनाशकारी विस्फोट। ड्रैगन का चेहरा सीधे हिरोशिमा जैसा हो गया, पंख फटे हुए, त्वचा जली हुई, पूरी तरह हार मानकर। उसका नामो निशान मिट गया। लूना ने खुशी से चिल्लाकर कहा, वाह मास्टर, क्या कमाल किया, गेट रूलर को हरा दिया, कमाल का अचीवमेंट। इसुमिया अभी भी स्तब्ध खड़ी थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल थे, पपराजी स्टाइल में पूछने को तैयार, पर अभी वो बस खुश थी। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। ये ख़त्म हो गया, हमने कर दिखाया। तो कुराबने भी यही सोचता है। दोनों मिलकर रेड गेट को पूरी तरह बंद कर देते हैं। अंदर से बाहर निकलते हैं, सुरक्षित, बिना किसी बड़ी चोट के। बाहर जो मॉन्स्टर थे वो सब पहले ही इसुमिया ने साफ कर दिए थे। किसी को कोई असली नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ कंट्रोल में। अचानक एक तेज गुस्से भरी आवाज़ गूंजती है, इसुमिया मिकोटो। वो आवाज़ शिदु अत्सुशी की थी, सेक्रेड इंपीरियल अकादमी का हेडमास्टर। वो सुप्रीमली इन्फ्यूरेटेड था। तुमने मेरे ऑर्डर की अवज्ञा की। मैंने साफ कहा था गेट में मत घुसो, फिर भी तुमने रिबेलियन की। जवाब दो। कुराबने ने तुरंत अपनी लोकल गूगल यानी लूना से पूछ लिया, ये शिदु अत्सुशी कौन है? लूना ने फटाफट बताया, ये अकादमी का हेडमास्टर है, बहुत घमंडी है। ये इंस्टीट्यूशन मेजेस को कलेक्ट और ट्रेन करता है और इसी वजह से इसने एंड्रू टेट लेवल की वेल्थ कमा ली है। बहुत पावरफुल और रिच आदमी है। कुराबने के दिमाग में एक विचार आया, अगर ये सच में अकादमी का हेडमास्टर है तो शायद प्रिंस शार्क से भी कोई कनेक्शन हो। इधर इसुमिया ने तुरंत माफ़ी मांग ली। हेडमास्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस लोगों को खतरे में देख नहीं पाई।
मुझे लगा अगर मैं नहीं रुकूंगी तो और तबाही हो जाएगी, पर शिदु अत्सुशी ने उसे बीच में ही काट दिया। कंडेसेंडिंग टोन में बोला, अच्छा, तो तुम्हें लगा कि तुम्हारी जस्टिस की फीलिंग से तुम सब कुछ कर सकती हो, माइटी बन गई? और अगर सिचुएशन साउथ हो जाती, अगर तुम मर जाती, अगर अकादमी को जिम्मेदार ठहराया जाता, क्या सोचा था तुमने? ईसुमिया का चेहरा नीचा हो गया। तभी कुराब ने आगे बढ़ा, शांत लेकिन फर्म आवाज में बोला, हेडमास्टर, 1 मिनट। आप कम से कम इतना तो मान सकते हैं कि ईसुमिया ने बहुत बहादुरी दिखाई। उसने अकेले गेट में घुसकर सबको बचाया। थोड़ा इनकरेजमेंट दे सकते हैं ना, उसे डांटने की बजाय। शिदु अत्सुशी की आंखें कुराबने पर टिक गईं। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वो ठंडी नजरों से बोला, और तुम कौन हो जो मुझे सलाह दे रहे हो? पर इसुमिया ने तुरंत बीच में कूदकर बचाव किया। हेडमास्टर, रुकिए, ये आउटसाइडर ही वो वजह है कि मैं रेड कैटेगरी सबसे हाई डिफ़िकल्टी वाला गेट बंद करके वापस आ पाई। अगर ये न होते तो शायद मैं आज यहाँ न खड़ी होती। शिदु की आंखों में एक पल के लिए दिलचस्पी चमकी। फिर अचानक वो जोर से हंसने लगा, वो ठाका जो अपमान से भरा था। हा हा हा, कुराब ने रेन, वो सबसे नीचे रैंक वाला बेवकूफ़, एकेडमी का सबसे बड़ा बफून, और वो हाईएस्ट डिफ़िकल्टी गेट बंद करेगा? ये क्या मजाक है? वो पूरी तरह से इनकार करते हुए बोला, ये सब झूठ है, एक बेकार स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिर वो मुड़कर जाने लगा। ईसुमिया ने पीछे से पुकारा, हेडमास्टर, प्लीज़ एक बार सुन तो लीजिए। पर शिदु ने बिना रुके ठंडे लहजे में कहा, अकादमी का सबसे शिट्टी स्टूडेंट हाईएस्ट कैटेगरी गेट बंद करे? ये ब्लफ है। तुम दोनों ने मिलकर कोई कहानी बनाई है। बकवास बंद करो। फिर वो अपनी एस्कॉर्ट में सवार होकर तेजी से चला गया। कुराब ने खामोश खड़ा रहा। दिमाग में विचार घूम रहे थे। शार्क का इस आदमी से कनेक्शन हो या ना हो, इस हेडमास्टर की असली पहचान जाननी ज़रूरी है, बहुत गहराई से। बाद में डॉर्म्स में वापस आकर वो आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ले पाया। घर जैसा लग रहा था। लूना पहले से ही भड़की हुई थी। वाह, क्या घमंडी आदमी है वो हेडमास्टर। कुराब ने रेन की ज़िंदगी इस स्कूल में कितनी ख़राब रही होगी, सिर्फ इसलिए कि वो नीचे रैंक वाला था। फिर वो रुककर मुस्कुराई। पर इसुमिया, वाह, वो तो कमाल की है। तभी लूना ने देखा, हमारा लड़का कुछ पढ़ रहा था। कुराबने के डायरी से नोट्स चेक कर रहा है, हेडमास्टर के बारे में कोई भी क्लू ढूंढने के लिए। ये प्राइवेसी का उल्लंघन है, लेकिन करना ज़रूरी है। वो दिन जब हमारे लड़के लियोन ने कुराबने के शरीर में कब्जा किया था, उसने पहले ही समझ लिया था कि ये लड़का जिंदगी के किनारे पर खड़ा था, जैसे जीने की उम्मीद ही छोड़ चुका हो। चलो डायरी पढ़ते हैं। वो सीकर बनना चाहता था, सिर्फ अपनी छोटी बहन के मेडिकल खर्चे के लिए पैसे जुटाने के लिए। लेकिन अफसोस, उसे पता चला कि उसमें मैजिक का ज़ीरो टैलेंट है। ये एक कमज़ोरी उसकी पूरी ज़िंदगी की लिगेसी बन गई। लोग उसे कुत्ते की तरह समझते थे। उसे नोट्स छोड़ते थे क्लास में और क्लास के बाद टॉर्चर करते थे। उसे इतनी ज़ोर से पीटते थे कि एंथनी जोशुआ ने जैक पॉल को पीटा था, उससे भी ज़्यादा। हर दिन सच में नर्क बन गया। लड़का उस टॉर्चर के चक्र से निकल ही नहीं पा रहा था। लड़के के आखिरी शब्द थे। उसकी ज़िंदगी कितनी फ्रस्ट्रेटिंग हो गई। उसने अपनी आखिरी एंट्री में रोते हुए लिखा था। उसके आंसू नोट पर छप गए थे। सब पढ़कर लूना को एहसास हुआ कि कुराब ने सच में हिल गया है। वो चांद की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे इस गरीब लड़के की ज़िंदगी के लिए इंसाफ करना ही होगा। ये जो दर्द उसने सहा, उसका बदला लूँगा। इधर अपने ऑफिस में शिदु हमारे लड़के की फाइल पढ़ रहा है। रिपोर्ट कार्ड देखकर उसे आसानी से नीचा दिखाना आसान लग रहा है, क्योंकि उसकी इवैल्यूएशन सबसे नीचे की है। हेडमास्टर सोचता है कि ये कितना इम्प्रेसिव है कि ये फेलियर को समझ ही नहीं आ रहा कि वो कितनी आसानी से अकादमी से एक्सपेल हो सकता है। अगले सीन में हम एक स्नो बनी की शावर सीक्वेंस देखते हैं। वो शावर के नीचे खड़ी होकर हमारे लड़के के बारे में सोच रही है। कुराब ने, वो तो अकादमी का सबसे नीचे रैंक वाला स्टूडेंट होना चाहिए। कुछ भी सही नहीं लग रहा, खासकर हाल के चेंजेस। सब कुछ गड़बड़ है। वो अपनी धारणा पर उतनी ही यकीन रखती है जितनी अपनी बॉडी की राउंडनेस पर। मतलब पूरी तरह यकीन है, पर अब थोड़ा डाउट हो रहा है। अगले दिन हमारे लड़के को वाइस प्रेसिडेंट नारुसे शुया से प्राइवेट बात करने के लिए बुलाया जाता है। ये नर्ड उसे एक एक में बात के लिए ले जाता है। कल की घटना याद दिलाता है, प्रेसिडेंट और इसुमिया के साथ क्या हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट सीधे पूछता है, तुम्हारा इरादा क्या है?
गेट के अंदर जितना हो सके लूट इकट्ठा करना चाहते हो क्या? पर उसे लगता है कि ये सिर्फ एक कवर स्टोरी है जिसे इसुमिया ने उसे बचाने के लिए बनाई। नारुसे उसे डांटते हुए कहता है, हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुमने स्टूडेंट प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ मुसीबतें खड़ी की हैं। लूना भी इस 4 आंखों वाले से पूरी तरह चिढ़ गई। ये यापोलॉजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है क्या? कितना बकवास बोल रहा है। कुराबने ने साफ साफ क्लियर किया, मैंने गेट को ब्लॉक करने में मदद की थी, बस इतना ही। नारुसे ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, तुमने स्कूल टेस्ट्स में कभी एक भी मॉक बैटल नहीं जीता, ये सब झूठ है, एक भी शब्द पर यकीन नहीं करता। तभी इसुमिया वहां आ पहुंची। वो असल में हमारे लड़के से बात करने के लिए ही उसे ढूंढ रही थी। तो इसुमिया वहां पहुंच गई। नारुसे ने तुरंत डिस्कशन बंद कर दिया। उसने दोनों को ऑर्डर दिया, अगली बार से स्टूडेंट काउंसिल को ही हैंडल करने दो, तुम दोनों मत घुसना। फिर इसुमिया की तरफ मुड़कर बोला, और तुम आज दोपहर को मेरे पास आना, डिस्कशन है। नारुसे चला गया। इसुमिया ने कुराबने की तरफ देखकर पूछा, फिर से उस 4 आंखों वाले ने तुम्हें कुछ बुरा कहा क्या? कुराबने ने बस कंधे उचकाए, कुछ नहीं, उसकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बता तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? इसुमिया ने कहा, हेडमास्टर तुमसे बात करना चाहते हैं अभी। कुराबने सीधे शिदू के ऑफिस में पहुंचा। इसुमिया भी उसके साथ थी। शिदू कुर्सी पर बैठा था, पोज बनाकर, बिना नज़र उठाए, जैसे वो कोई बड़ा राजकुमार हो। बिना इंट्रोडक्शन के वो सीधे बोला, कुराबने रेन, तुम आज से अकादमी छोड़ दो, मेरा ऑर्डर है। इसुमिया चौंक गई। हेडमास्टर, ये अचानक क्या, कारण क्या है? शिदू ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत सिंपल है, इस लड़के के मैजिक स्कोर्स सबसे नीचे हैं, आज तक एक भी बैटल नहीं जीता, मतलब कोई टैलेंट नहीं, और बिना टैलेंट वाले मैजिस का इस अकादमी में कोई काम नहीं। ये उसके लिए आसान रास्ता है, बाहर निकलो। कुराबने ने शांत होकर रिपोर्ट कार्ड उठाया, बिना गुस्से के, बिना चिल्लाए, बस इतना कहा, तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है, मुझे बस अपनी ताकत साबित करनी है। तो कुराबने ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ में कहा, मुझे पता है कि आने वाले महीने में ढेर सारे मॉक बैटल्स शेड्यूल्ड हैं, मैं एक कंडीशन रखता हूँ, मैं उन सबको जीत लूँगा, बदले में आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, मुझे अकादमी में रहने दें। शिदू को ये ऑफ़र बेहद अपमानजनक लगा। वो हंसते हुए बोला, तुम सब मॉक बैटल्स जीतोगे? ये कितनी बेवकूफ़ी है। पर फिर उसने शेड्यूल की तरफ देखा और उसकी नज़र एक नाम पर अटक गई, नारुसे वर्सेस कुराबने। शिदू के होंठों पर मुस्कान आई। ओह, ये तो इंटरेस्टिंग है। नारुसे अकादमी का दूसरा टॉप टैलेंट है, इसुमिया के ठीक बाद। तुम्हारे लिए तो ये फाइट डेथ सेंटेंस है। फिर वो थोड़ा रुक कर बोला, ठीक है, मैं मानता हूँ, सभी मॉक बैटल्स जीत लो, वरना तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कुराबने ने बस हल्के से सिर हिलाया। अंदर ही अंदर वो खुश था। उस घमंडी चेहरे से वो मुस्कान मिटाने का मौका मिल गया। उसी रात डॉर्म्स में वापस आकर वो शेड्यूल रिव्यू कर रहा था। लूना उसके साथ बैठी थी। जब वो एडमिन ऑफिस से निकल रहा था तब इसुमिया ने उसे रोक लिया था। उसकी आवाज़ में चिंता थी। कुराबने, प्लीज़ वापस ले लो वो बातें। तुम्हारी पोजीशन कभी ख़तरे में नहीं थी। अकादमी कभी भी सिर्फ ग्रेड्स की वजह से किसी को एक्सपेल नहीं करती। ये सिर्फ हेडमास्टर का तुम्हारे खिलाफ पर्सनल गुस्सा है। अगर तुम मॉक बैटल्स हार गए तो सच में एक्सपेल हो जाओगे। वो थोड़ा रुक कर बोली, मुझे पता है तुम्हें स्किल्स हैं, मैंने गेट में देखा है, पर नारुसे, वो बहुत ख़तरनाक है। ये चैलेंज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है। कुराबने ने बस उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, चिंता करने के लिए शुक्रिया, पर मुझे कोई फिक्र नहीं है। प्लस वो अपना फैसला पहले ही कर चुका है, बस सब हेटर्स को गलत साबित करने का। अब वो शब्द सोचते हुए लूना बोली, अगर तुम बस अकादमी छोड़ दो तो भी कोई बात नहीं, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? पर हमारे लड़के ने शांत होकर कहा, नहीं, अकादमी में रहना बेहतर है। यहाँ से मैं प्रिंस शार्क की हर हरकत को करीब से मॉनिटर कर सकता हूँ। मुझे पूरा शक है कि हेडमास्टर और शार्क के बीच कोई कनेक्शन है। फिर वो थोड़ा रुककर अपनी वाइल्ड थ्योरी भी शेयर की। क्या पता शार्क ने हेडमास्टर के शरीर को स्पिरिचुअली पोजेस कर लिया हो। लूना ने तुरंत उस थ्योरी को शट डाउन कर दिया। नहीं, मुझे दूसरे दुनिया के बीइंग्स को सेंस करने की पावर है। अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। ये बिल्कुल नहीं है। तो वो ऑप्शन बंद। अब कुराबने की स्ट्रैटेजी सिंपल है, आने वाले गेट्स को बंद करते रहना
और साथ साथ 2 टारगेट्स का पीछा करना, डेमन किंग बेल्फार और प्रिंस शार्क। अजीब बात यह कि इतनी बातें सुनकर छोटी सी मैसेंजर लूना मुंह फुला लेती है। कुराबने ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो गई? लूना ने धीरे से कहा, बस सोच रही थी कितना भारी बोझ है तुम पर, इतना बड़ा जादूगर होने के बावजूद गॉडेस के ऑर्डर पर इतना सब संभालना। कुराबने ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, बोझ नहीं लगता, मैं तो शुक्रगुजार हूँ इस मौके का। वो वॉइड डायमेंशन में तो मैं मर ही चुका था, अब ये परफेक्ट चांस है शार्क को, जिसने मेरी मौत का कारण बना, उसका बदला लेने का, और बेल्फार को, जो इस दुनिया की सेफ्टी के लिए खतरा है, उसे भी ख़त्म करने का। देवी के ऑर्डर से मैं खुश हूँ, तो तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसकी ये रियश्योरिंग बातें सुनकर लूना का चेहरा खिल उठा, उसकी आंखें चमकने लगीं। सच में तुम जैसे कमाल का आदमी चुना गया है इस ड्यूटी के लिए। तो बात खत्म होने के बाद कुराबने ने कहा, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, आने वाले मॉक बैटल्स के लिए तैयार रहना है। लूना ने तुरंत एक्साइटमेंट में चिल्लाकर कहा, सबको दिखा देंगे कौन बॉस है। फिर थोड़ा शांत होकर अंदर ही अंदर वो दुआ मांग रही थी, बस कुराबने की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, प्लीज़। अगला दिन आया, बैटल ग्राउंड्स पर कंटेस्टेंट्स तैयार। हमारे लड़के का पहला ओपोनेंट एक और क्लाउन। वो खुश था कि उसे अकादमी का सबसे वर्स्ट स्टूडेंट मिल गया। आज आसानी से जीत जाऊंगा। स्टैंड से ऑडियंस पूरी तरह दूसरे वाले के साथ थी। सब कुराबने के लिए अफसोस जता रहे थे, बेचारा फिर हार जाएगा। पर हमारे लड़के ने सब चैटर को इग्नोर कर दिया। फाइट शुरू। ओपोनेंट ने डेयरिंग मूव से शुरुआत की, विंड स्ट्राइक। एक हरा हरा बीम फेंका, सोचा कि बस एक ही ब्लो में ख़त्म। बीम लगते ही कुराबने गायब, जैसे टच होते ही हवा बनकर उड़ गया। क्लाउन ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हा हा, इतना कमज़ोर, एक ही हिट में। पर अगले ही पल कुराबने उसके ठीक पीछे प्रकट हो गया। उसने पहले से तैयार अर्थ स्पेल यूज़ किया, रॉक ब्लास्ट। ज़मीन से बड़े बड़े पत्थर उछले और सीधे ओपोनेंट के शरीर पर दे मारे, एक के बाद एक, धड़ाम धड़ाम। स्पेल ख़त्म होते ही वो क्लाउन ज़मीन पर गिरा। यामचा पोज में हाथ पैर फैले, आंखें पलटी हुईं, पूरी तरह वेस्ट। रेफरी ने घोषणा की, विक्टर कुराबने रेन। तो ये भारी जीत देखकर सब दर्शक स्तब्ध रह गए। सारे स्टैंड्स में गॉसिप शुरू हो गई।